नमस्कार, मैं हूं करमवीर। आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज जी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, एक मिर्जा गालिब की एक दो पंक्तियां हैं जी। कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन जी। समझते थे कि हाँ, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। वाह। आईएमएफ ने सर पाकिस्तान को कर्जा दे दिया। हम्म। भारत ने बहुत विरोध किया, हम्म। लेकिन एक हैरानी की बात है, भारत ऐन मौके पर जब वोटिंग होना था, हम्म। वो वोटिंग में गायब शामिल ही था। नहीं हुआ। अच्छा। अब मुझे नहीं समझ में आया, विश्वगुरु बताते थे लंका डंका उनका पूरा दुनिया में बकता है, हम्म। तो आईएमएफ पे कहे नहीं उन देशों को वो कन्विंस कर पाए। अगर कन्विंस कर ले जाते विश्वगुरु तो शायद हो सकता था आईएमएफ पैसा ना देता। अब सर वो पाकिस्तान वो पैसा खर्चा तो इसी पे करेगा, आतंकवाद पे ही। कल आप कह ही रहे थे। अब सर एक हमारे बयानवीर एमपी हैं निशिकांत दुबे जी, हम्म। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उन्होंने अपना एक्स पर एक पोस्ट किया है कि यह युद्ध का समय है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब लागू नहीं होती। यूट्यूब पर पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोगों को बंद कर देना चाहिए, वे अपनी बकवास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना रहे हैं। हम्म। अब या तो मोदी जी ये घोषित कर दें कि उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ऊपर कोई पोस्ट दी गई है, या सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया गया है तो वो मामूली से सांसद ही। और मुझे नहीं समझ में आता है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि यह युद्ध का समय है और व्यक्ति की स्वतंत्रता लागू नहीं है। भाई ये तो हमने सुना है सर, आपातकाल में होता है, उसमें भी वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, उसको बैन कर सकता है। युद्ध घोषित कहाँ हुआ है? हाँ, ये युद्ध की घोषणा इन्होंने कर दी। युद्ध की घोषणा कहाँ की है सरकार ने कि अब हम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं? रोज जो ये तो डिफेंस में चल रहा है ना कि आतंकवादियों ने आकर के जो पहलगाम में हाँ, बदतमीजी की, हम तो घिनौना ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं। घिनौना कृत्य किया, तो उसका हमने उनको आतंकवादियों को जवाब दिया ना जा करके। जी जो पाकिस्तान की अपने यहाँ शरण स्थली सबकी बनी हुई है, उसमें हम जा करके उनको नाश करके आए थे। जी। अब पाकिस्तान ये समझ रहा है कि हमारे पर हमला हो गया और वो भारत के ठिकानों पर चुन चुन करके इधर उधर कर रहा है, सब नाकाम हो रहा है आज उसका। सुबह भी अमृतसर पे हमला किया। हाँ, लेकिन ये कि ये कह देना कि युद्ध की घड़ी है, कहाँ से युद्ध की घड़ी है? अब अब इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं करा रहा है। नहीं, और मैं ये अभी कह रहा हूँ कि ये जेपी नड्डा क्या कर रहे हैं। उन्होंने तब जब ये बोले थे, तब तो वो बड़ा दंदना करके उन्होंने ये बयान जारी कर दिया कि ये पार्टी का बयान नहीं है, ये फला बयान नहीं है, ढेया नहीं। और इस वक्त इतना पावरफुल नजर आ रहा है कि वो जो बोलते हैं तो वो बोल रहे हैं कि पहले यहाँ पाकिस्तान के पक्ष में बोलने वालों को रोका जाए। कौन बोल रहा है हमें तो भाई? लग रहा है पाकिस्तानी मानसिकता के साथ ये बोल रहे हैं, ये तो वही काम कर रहा है जो पाकिस्तान चाहता है। कभी ये सीजीआई को बताते हैं कि देश इस में गृह वक्त युद्ध हो पूरा रहा है। देश एकजुट होने की बात कर रहा है। हर पार्टी, कांग्रेस को देखिए कि वो रैली निकाल करके ऑपरेशन सिंदूर की वो प्रशंसा कर रही है, हम्म। सैनिकों के शौर्य की बात वो चर्चा कर रही है, नारे लगा रही है, खुश हो रही है। लोग वो कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं, और आप इस तरह का बयान दे रहे हैं कि इस वक्त जो है अभिव्यक्ति नहीं, की ये पर रोक निशिकांत लगना दुबे। चाहिए और करना चाहिए। ये सब क्या है? नहीं, निशिकांत दुबे होते कौन है इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बंद अपने देश के करने भीतर ही वाले। तनाव बढ़ाना, एक वर्ग को ये घोषित करा लेना कि ये जो है वो किसी भी तरीके से वो विरोधी है। मतलब हमारे विश्वगुरु को भी चाहिए था, चुप्पी तोड़ो प्रभु विश्वगुरु, कम से कम इसी मुद्दे पे बोल दो, निशिकांत दुबे को डांट दो। अब सर सोचिए नहीं, रोज। ये तब डांटेंगे जब देखेंगे अति हो गई है। अब और क्या आती होगी सर, सीजीआई गृह युद्ध करा रहे हैं, युद्ध का घोषणा कर दी निशिकांत दुबे नहीं, ने। सीजीआई ने जिस तरीके से इन पर फटकार लगाई है, और इनकी उनको इनको तो बुला के सर्टिफाइड अदालत अदालत सर्टिफाइड हाँ, कहा है गैर अदालत जिम्मेदार। अदालत में बुला करके जिस तरीके से इनको जो है किया गया है, फटकारा गया है, और जिस तरीके से इनकी वो हुई, अभी उसके बावजूद ये सब ही कर रहे हैं। वो कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है। अब सर सोचिए, विदेश मंत्रालय रोज हमारा दोनों टाइम सुबह शाम प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है सेना के, वायुसेना और थल सेना के अधिकारियों को लेकर, और ये युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय कह रहा खाली हम आतंकवादी संगठनों और आतंकवाद के लॉन्च पैड पर हमला कर नहीं, रहे हैं। तमाम बीबीसी और तमाम नेशनल इंटरनेशनल की जो खबरें आ रही हैं उसमें हो रहा है कि अगर युद्ध होता है तो दोनों के पास न्यूक्लियर है। हाँ। दो अगर युद्ध होता है तो ये न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं। अब वहां चल रहा है कि अगर युद्ध होता आप कह रहे हैं कि युद्ध की घड़ी है। हम्म। आप माने ले रहे हैं? हाँ, इन्होंने तो घोषणा कर आप दी थी देश उस को पर। एकदम गर्त में डाले दे रहे हैं कि तो कल से आदमी सोचे कि भैया जो गल्ला है वो हाँ, चलेगा कई वो दिन, एक कहीं युद्ध अफवाह ना हो जाए, कहीं बंद ना हो जाए सब। एक अफवाह उड़ी थी सर कि 3 दिन तक एटीएम बंद रहेगा, हाँ। सब लोग नहीं, एटीएम की लाइन में लग बैंकों को गए। हिदायत दी जा रही है, अस्पतालों को हिदायत दी जा रही है, और एयरपोर्ट बंद किए जा रहे हैं सब।
आप बताइए जो कौन सी बद्रीधाम यात्रा वो थी हाँ, उसको हेलीकॉप्टर बंद कर दिया बंद कर केदारनाथ दिया, में, केदारनाथ बंद की किया है। यात्रा रोक उस पे दिया है। आएंगे अभी हम लोग। हाँ। अब सर, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें विकिपीडिया को एक पेज को हटाने के लिए कहा गया था। ये पेज एएनआई द्वारा विकीमीडिया फाउंडेशन के खिलाफ दायर किए गए एक मानहानि मुकदमे की जानकारी देता है। क्या कहेंगे सर? एएनआई गोदी चैनल है, इसके एक एक काम है खाली गोदी गान करना, गोदी चालसा पढ़ना, और ये झूठी खबरें बताने के मामले में तो ये मास्टर हैं। मतलब इनको पद्मश्री या भारत रत्न देना चाहिए झूठ फैलाने में। देखिए जब से बीजेपी सरकार बनी है तब जी से एनआई एक ऐसी एजेंसी है जी जिसकी ब्रीफिंग को से सारे लोग, सारे पत्रकार और सारे अखबार वाले, सारे फोटोग्राफर पिक्चर लेते हैं, तस्वीरें लेते हैं। खाली उसी को दिया तो खुले तौर पर लगती है कि सरकारी एजेंसी है। अब सर, विकिपीडिया में एएनआई के बारे में जो लिखा है वो बता दें आपको। एएनआई पर मौजूदा केंद्र सरकार के लिए एक प्रचार उपकरण के रूप में काम करने, फर्जी समाचार वेबसाइटों के एक विशाल नेटवर्क से सामग्री वितरित करने और कई अवसरों पर घटनाओं की गलत रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया गया है। अब सर देखिए इनके ऊपर क्या क्या इन्होंने नहीं, वो फर्जी किया पब्लिसिटी है। टूल की तरह काम ही कर रहा है। द कारवा और द केन की लंबी रिपोर्टों में भी इसका जिक्र किया गया है। अब सर इनके ऊपर जो लगा है, 2020 में ईयू डिसिफोबेल द्वारा की गई एक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि एएनआई मोदी सरकार के पक्ष में गलत सूचनाएं, राय के टुकड़े और समाचार सामग्री के साथ प्रकाशित कर रहा था, जिसमें यूरोपियन राजनेताओं के लिए गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराए गए राय के टुकड़े भी शामिल थे। उसके बाद सर इसके ऊपर एक और आरोप है। अप्रैल 2023 में हैदराबाद भारत के ताले लगे कब्र की तस्वीर को पाकिस्तान का बताकर गलत तरीके से रिपोर्ट किया और दावा किया एएनआई ने कि इसे नेक्रोफिलिया को रोकने के लिए बंद किया गया था। तथ्य जांच से पता चला कि कब्र को वास्तव में अनाधिकृत दफन को रोकने और इसे रौंदे जाने से बचाने के लिए सुरक्षित किया गया था। मणिपुर हिंसा पे भी एएनआई ने झूठी खबर चलाई थी। 20 जुलाई 2023 को एएनआई ने 2023 मणिपुर हिंसा के दौरान 2 कुकी महिलाओं के यौन उत्पीड़न और बलात्कार के लिए मुसलमानों को झूठा दोषी ठहराया था। क्या कहेंगे सर? अब देखिए ये जब वो एक तरीके से सरकार के प्रचार और प्रसार और उसके पक्ष में सारी बातें करने वाली एजेंसी के तौर पर ये साबित हो चुकी है, तो अब वो कोर्ट पे ये कह रही है कि उसके विकिपीडिया से उसके बारे में ये सारी चीज़ें हटा दी जाए। जी। तो कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने ये कह दिया कि हम ये कहीं अख्तियार नहीं रखते कि किसी की एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी के किसी चीज़ हाँ, को। जस्टिन भुयन ने कहा। हाँ, जस्टिस गुयन ने कहा कि कोर्ट को ये अख्तियार नहीं है। कोर्ट को ये अख्तियार है कि अगर अखबार, मीडिया या कोई भी मुकदमा चल रहा है कुछ तो उसको उस पर अपना अभिव्यक्ति यानी अपनी राय देने का और चर्चा करते रहने का अख्तियार है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात बोलता है जिससे कि कोर्ट की अवमानना हो रही हो, जज का अपमान हो रहा हो, जज के बारे में, तो कोर्ट संज्ञान लेता है और करता है। इससे इस पर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उसने जस्टिस भुयन ने कहा कि कोर्ट का काम नहीं है कि वह मीडिया को कंटेंट को हटाने का। हाँ जी, बिल्कुल साफ दो टूक कह दिया है। अब सर एक मामला है कि पाकिस्तान जो है अब बाज नहीं आ रहा है, भड़काने की कोशिश कर रहा है, अब सैनिक बढ़ा रहा है अपने बॉर्डर पे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है सर। 9 और 10 मई की रात जो कल रात थी, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक 26 जगहों पर पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए। रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपुरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, लालगढ़, चट्टा, जैसलमेर में ड्रोन देखे गए हैं सर। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, पाकिस्तान को अभी तक हिंदुस्तान में ये कहा जा रहा था कि 1 घंटे भी जंग में नहीं टिकेगा जी, बहुत कमज़ोर है, उसके पास कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। हमारे जनता को जो समझाया गया है वही बातें हो रही थी। अच्छा, अब ये आप बताइए कि पाकिस्तान भी अपनी तरफ से एक आध बार ये दिखा रहा था कि अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, हम फ्रांस से मदद मांग रहे हैं, हम रूस से मदद मांग रहे हैं, हम दुनिया की बड़ी ताकतों से कह रहे हैं कि भारत हम पर हमला करने वाला है। टर्की उसकी मदद कर रहा है, उसने रोबोट दिया है और चाइना कर रहा है। चीन करेगा, मतलब खुल के करेगा। अगर हो गया तो चीन बहुत मदद करेगा। लेकिन बहरहाल अभी ये देखना है कि एक छोटा सा पहलगाम का बदले का मतलब वाकई के एक वो कार्रवाई की थी भारत ने, कोई हमला नहीं किया था पाकिस्तान जी। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, जिस तरीके से आक्रामक रुख अपना रहा है भारत के खिलाफ, वो तो ऐसा लग रहा है कि ये सोची समझी उसकी प्लानिंग थी।
हाँ, लंबे समय से। कि पहलगाम में ये होगा, उसके बाद ये होगा, भारत कुछ करेगा तो फिर हम अटैक कर देंगे। अरे वो इस तरीके की तैयारी का किए बैठा है वो। हम्म। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो है करमवीर जी ये समझने वाली हम्म। है कि पाकिस्तान किसकी शय पर कर रहा है। जी। जब लगातार अमेरिका कह रहा है, आज भी अमेरिका के विदेश सचिव और उनका बयान छपा है हम्म। कि तनाव, भाई तनाव क्या कम करे, हमारे यहाँ घटना हुई तो तुमने भी कहा कि हाँ आपको अगर इस तरीके से आतंकवाद का कोई घटना होती तो आपको भी यह अधिकार हक बनता है कि आप उसका जवाब दे सकते हैं। हाँ सर, ये आज अमेरिकी विदेश मंत्री जो मार्को रूबियो हैं, हाँ। उन्होंने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर हाँ। और पाकिस्तानी सेना सबसे के बात प्रमुख की है। मुनीर से बात की। बात की। अच्छा सर, यानी कि अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कोई औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। सेना प्रमुख से बात अगर विदेश मंत्री अमेरिका का कर रहा है तो वो जान रहा है कि वहां की सेना को टैकल वहां का प्रधानमंत्री नहीं करता है, वहां की सेना करती है। क्या कहेंगे सर? नहीं, वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कहने को बस खाली जमहूरियत है, जमहूरियत यानी लोकतंत्र है, जनता की चुनी हुई सरकार, लेकिन वहां पर टोटल सेना का है। सेना और आईएसआई का ही हुकूमत चलती है और दिखावे के लिए डमी प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए जितना भी वहाँ तख्ता पलट हुआ है, सेना अध्यक्ष वहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं। और सर जनरल मुनीर तो पहले आईएसआई के चीफ थे। हाँ, चीफ थे, तो अब वही सब बातें तो है। अब सर एक बड़ी सनसनीखेज एक खबर है दर्शकों, किसी गोदी मीडिया चैनल पे आपने एक खबर नहीं देखी होगी। सर एक जानकारी पता चली है कि हमले से 2 महीने पहले पहलगाम की सैटेलाइट तस्वीरों के लिए हाँ। अमेरिका कंपनी को सबसे ज्यादा ऑर्डर मिले थे। जो 26 लोगों की हत्या की गई, अमेरिका की एक टॉप अंतरिक्ष तकनीकी कंपनी स्पेस टेक कंपनी को पहलगाम और उसके आसपास के क्षेत्रों की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों के लिए बड़ी मात्रा में ऑर्डर मिले थे 2 महीना पहले। 2 से 22 फरवरी 2025 के बीच मैक्सल टेक्नोलॉजीज को कम से कम 12 ऑर्डर मिले, जो सामान्य संख्या से दोगुना थे। इस कंपनी के ग्राहकों में दुनिया भर की सरकारी और रक्षा एजेंसियां शामिल हैं। पहलगाम की सैटेलाइट तस्वीरों के लिए ऑर्डर जून 2024 में आने लगे थे। ठीक कुछ महीने बाद जब मैक्सल ने एक नया साझेदार जोड़ा, पाकिस्तान की एक जियो स्पेशियल कंपनी जिसका नाम अमेरिका में हुए संघीय अपराधों से जुड़ा रहा है, उसने भी खरीदे। क्या कहेंगे सर? देखिए यही तो है ना कि पहलगाम की तस्वीरें ली गई सैटेलाइट के जरिए और ये देखा गया कि हिंदुस्तान में पहलगाम में जो टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी कैसे होगी जी, उसकी प्लानिंग कर रहे थे। हाँ। तो पाकिस्तान की उस एजेंसी ने भी ले लिया उससे। तो ये तो 2 महीना पहले से ही तैयारी चल रही थी कि यहाँ पे होना है। हाँ सर, एक पाकिस्तान की फर्म है बिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इसके संस्थापक है ओबैदुल्ला सैयद और इनको इनके खिलाफ अमेरिका हाँ, संघीय अदालत में दोषी से पाया गया था इनको। इनको सजा हुई थी जी, 1 साल की है। अब ये बहुत चौंकाने वाली बात है सर। अगर पहलगाम हमले से 2-3 महीने पहले हाई रेजोल्यूशन अगर वहाँ की सैटेलाइट तस्वीरें खींची जा रही थी तो हमारे अजीत डोभाल 007 इंटेलिजेंस हमारी इंटेलिजेंस पता नहीं क्या कर रही हो, समझ में नहीं आता कि वो देख ही नहीं पाते कि हमारा कोई पूरा ब्लूप्रिंट लिए ले रहा है और वो बैठ करके वहां से हमला करेगा, अटैक करेगा। इसमें मजेदार बात है सर, फरवरी 2025 में पहलगाम की सैटेलाइट इमेज के विभिन्न उपग्रह फ्रीक्वेंसी रेंज से ऑर्डर की संख्या सबसे अधिक रही। ये एक बड़ी ताज्जुब की बात है और हमारी एजेंसियां जान ही नहीं पाई, सोच रही थी। विदेश मंत्रालय इसलिए दोनों टाइम सर प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है, इसके अलावा पीआईबी भी फैक्ट चेक कर रहा है। चीज की बता रहा है किस लेकिन ये गोदी मीडिया से नहीं बाजा रहा है, ये उल्टा सीधा तो भारत को युद्ध रोज करा रहे हैं। तो पूरी खुल्ला जंग चल रही पाकिस्तान। एक निशिकांत दुबे, दूसरा गोदी मीडिया, इसने ठेका ले रखा है कि साहब वो एक्सपर्ट्स को बैठा के एनालिसिस कर रहे हैं। क्या एनालिसिस कर रहे हो यार, कौन सुन रहा है तुम्हारी कि जंग में ये हो रहा है, ये मिसाइल इतना चलती है, वो मिसाइल उतना चलती है। खाली उससे आम आदमी हाइपर हो रहा है। अरे हाइपर हो रहा सब लोग उसमें गर्मी की छुट्टी में बाहर जाने वाले होते हैं और बच्चे हाँ, सब कैंसिल कर दे रहे हैं। सब अभी डरे समय लोग बैठे होंगे। ये गोदी मीडिया नहीं समझ पा रहा सर, जिन लोगों का पर्यटन से घर परिवार चलता है उनका स्थिति क्या होगी। आप ये जो युद्ध करा रहे हो स्टेडियम में, जो बेचारे डेली वाले मजदूर हैं जी, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, वो ये डरे हुए हैं कि साहब कुछ हो गया तो हम सड़क पे जो 2 पैसा कमा रहे हैं नहीं कमा पाए। ये स्टूडियो में बैठ के तो ये देश में ये काम कराने का भी चल रहा है। वो कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे की युद्ध का समय है और ये ना करो। हाँ, व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है। अब सर एक मामला है उत्तराखंड से, भारत पाक तनाव के बीच चारधाम यात्रा की हेलीकॉप्टर सेवा स्थगित कर दी गई है तत्काल प्रभाव से। बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार को कल खोले जाएंगे और एयर इंडिया ने तेल अवीव से जाने वाली अपनी फ्लाइटों के निलंबन को 25 मई तक बढ़ा दिया है। क्या कहेंगे सर? देखिए वो तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि अगर ये नहीं स्थगित करते हैं विमान यात्रा
तो फिर अगर तीर्थयात्रियों को कुछ हो गया तो ये सवाल उठेगा कि हालात ऐसे थे और उसमें भी जो आपने टिकट दे दिया और लोगों को आने जाने हाँ, अभी 8 मई को एक हेलीकॉप्टर हाँ दुर्घटनाग्रस्त भी हो गया था हाँ गंगोत्री के हाँ पास। हाँ बलूचिस्तान में। तो 5 ये महिलाएं चीज और अब ये समय ही ऐसा, देखिए नॉर्मली एयरपोर्ट बंद किए जा रहे हैं हम्म। और वो खबरें छापी जा रही हैं अखबारों में कि उस पर केंद्रीय गृह मंत्री सब पर नजर पैनी नजर बनाए हुए हैं और ये सारे एयरपोर्ट पर कि एयरपोर्ट पर कोई वो ना होने पाए। तो इस तरीके से इस वक्त तो विमान की वायुसेना ये आपकी जो विमान सेवाएं हैं एकदम ठप चल रही हैं, लोग और घरों में पाकिस्तान नहीं बंद कर रहा है, पाकिस्तान निजी काय बंद करेगा। एयरलाइंस उसी के आड़ में वो द्रोण बरसा रहा है। अब सर, राहुल गांधी पे एक राजस्थान के न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 11 महानगर में एक अपवाद दायर था, मुकदमा चल रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी पर जातिगत टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ पेश परिवाद को आज खारिज कर दिया और कोर्ट ने साफ कहा भाई ये सब काम हमारा नहीं है। क्या कहेंगे सर? नहीं, कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि जाति का मामला अगर है तो उसमें किसी की ठेस लगी है, कि भावनाओं को ठेस लगी है, ये आप कह रहे हैं, इससे कोर्ट में कोई मुकदमा तो बात तो बन नहीं रहा है। अब ये मामला था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था मोदी ओबीसी नहीं है, अब इनको भाजपा की गुजरात सरकार ने ओबीसी में शामिल कर दिया है। अब कोर्ट ने इस पे कहा कि अदालत ना तो किसी की जाति और गोत्र निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार रखती है और ना ही अदालत इसके लिए उचित मंच है। बिल्कुल सही कहा, उसी में खारिज कर दिया उनकी वो। हाँ, उन्होंने और बहुत दलील दी कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा तमाम चीजें की जिससे भावनाएं भड़की हैं, इससे दंगा हो सकता था, इससे वो हो सकता था। तो कोर्ट ने उसको बिल्कुल सब रिजेक्ट करते हुए कह दिया कि ये मंच आपके इस मुद्दे को उठाने के लायक नहीं है, खारिज कर दिया। हाँ, इसमें जो पिटीशन था उसमें एक बड़ी मजेदार चीज लिखी गई थी। उसमें लिखा गया था, बयान उनका अशांति पैदा करने वाला हाँ, ये लिखा। और ये भी लिखा था, यह भी कहा गया था कि सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी खुद को कश्मीरी कौल पंडित बताते हैं, जबकि उनके दादाजी फिरोज गांधी गैर हिंदू परिवार के थे। अदालत पूर्व में कई फैसलों में कह चुकी है कि पिता की जाति ही उस बच्चे की जात होगी, जात जन्म से होती है और उसे बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए हम कोर्ट में आए। हाँ हाँ, गजब गजब का एक से एक पड़े हैं अरे किसी हिंदुस्तान में। मामले में जात का था तो उन्होंने कह दिया गोत्र को लेकर के। जी। अब गोत्र के निर्धारण थोड़ी करता है कोर्ट। अब सर, एक आईएमएफ ने कल शुक्रवार को क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.4 बिलियन यानी 12,000 करोड़ रुपए का नया लोन दे दिया। भारत सब देशों को जो उसके मेंबर है मना नहीं पाया, वो विरोध करता रहा। भारत ने बहुत तगड़े से विरोध किया, लेकिन वोटिंग के समय, हाँ, वोटिंग के समय वो वहां से गायब हो गया। क्या कहेंगे सर? अब ये क्या भारत सरकार की कूटनीति है, क्यों हुआ है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सही है कि लोन उसको जो आईएमएफ से मिला है उस पैसे का इस्तेमाल वो ज्यादातर जो है दहशतगर्दी में, आतंकवादी गतिविधियों में और अपने यहाँ सब उसमें करेगा। अभी तक तो वो परेशान था कि बहुत गरीबी, बड़ी आर्थिक संकट चल रहा है। अब उस तमाम खबरों को पढ़ने के बाद भी इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान पर कोई जरा सा भी नहीं दबाव डाला गया कि ये सब रोको तब पैसा दिया जाएगा। हालांकि भारत ने सब पुरजोर तरीके से उसकी अब मुखालफत इससे की। यही लगता है कि देखिए भारत पाकिस्तान के मामले को लेकर के इंटरनेशनल लेवल में सबको बहुत चिंता नहीं है, लेकिन बयान बहादुर सब बने हुए। अब 35 साल में सर 28 बार आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर दिया। पिछले 5 साल में 4 प्रोग्राम के तहत उसे फंडिंग मिली। अब सर ये अगर इस तरह, और वो सारा पैसा लगाता तो उसी में है और तो कहीं लगाता नहीं है। उसकी सारी ताकत ही यही है। भारत ने यही देश चलाने रखा कि अगर यह देश के विकास के लिए लगा रहा होता तो अब पाकिस्तान बहुत आगे होना चाहिए था। तो अब सर एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, अन्ना हजारे जी कहाँ है? वो तो मैंने सुना कि वो सेना में शायद ड्राइवर वाइवर भी थे। हाँ हाँ, पहले तो सुभाष चंद्र बोस की जीप चलाते थे क्या। हाँ, तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अन्ना हजारे को इस समय देश संकट में है। अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर थे, यूपीए की सरकार ले डूबे, तो उनको होना चाहिए सर। टेरिटोरियल सेना में भी जो लोग जा चुके हैं उनका भी बयान आना चाहिए कि हम लोग तैयार हैं। अनुराग ठाकुर, धोनी, सचिन पायलट, कपिल देव, अरे तमाम कई पत्रकार भी यहाँ गए हैं और वहाँ से ट्रेनिंग लेके लौटे हैं, हाँ, कैप्टन बन के। तो ये है सर। एक मुझे याद आया, आज बीबीसी सुन रहा था तो पता चला कि आपको क्या लगता है सर, अगर जो युद्ध की शैली अब है वो पुराने जमाने वाली तो शैली रही नहीं कि जमीनी सेना पहले चले, हवाई जहाज बाद में आया, बॉर्डर पिक्चर जैसे दिखाया गया था। देखिए पहले ये होता था जंग में कि पहले थल सेना ही, जो जमीनी सेना थी वही चलती थी पहले। हाँ, उधर से इधर से वो फायरिंग होती थी, कवर अप देती थी एयरफोर्स तब आती थी जब ये लगता था कि हम घिर गए हैं, तो वो ऊपर से बमबारी करती थी।
अब क्या है कि अब तो ड्रोन से पहले हो अब रहा तो है। एयर स्ट्राइक ही शुरू हो गई। हाँ, रात में हो रही तो है। ये हमला जो हो रहा है वो एयरफोर्स से हो रहा है। हाँ, अभी तो हमारी थल सेना तो अभी बैठी है थल अभी। सेना का तो कोई रोल ही नहीं शुरू हुआ। हाँ सर, याद है हमें 2001 में जब पार्लियामेंट और अटैक लेकिन हुआ एक था। चीज और भी है, जी। अभी बीबीसी की एक मैं चर्चा सुन रहा था, जी। उसमें ये था कि जो लोग ये मशहूर किए हुए हैं हाँ, कि कि न्यूक्लियर वार होगा। हाँ न्यूक्लियर वार होगा, वो नहीं होगा। और दूसरी चीज वो ये भी कह रहे थे हम्म। कि जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास सैनिक हथियार कम है और कमजोर है वो है, हम्म। तो गलतफहमी है। हम्म। कह रहे थे कि उसके पास तो बहुत हथियार है। चाइना ने उसको दिया, अमेरिका ने दिया चाइना है। अमेरिका, हाँ, तो आज उसी की शह पर तो ये कर रहा है। हम्म। उसी की शह पर, उसके करने से ही भारत को भी लेकिन समझ सर, लेना ये चाहिए। इतने दिन से चल रहा है, अभी तक कोई क्यों नहीं मध्यस्थता करा रहा है? 2001 में याद है जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, अटल जी की सरकार थी, तो अमेरिका ने गारंटी दी थी कि अब पाकिस्तान अपनी सरजमी से आतंकवाद को खत्म करेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, उस समय पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे मोइन यूसुफ, उनकी एक किताब है ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरमेंट, उसमें उन्होंने ये बात कही है। अभी कोई क्यों नहीं बीच में बोल रहा है सर? देखिए ये अपने अपने देश की एक डिप्लोमेसी होती है, एक कूटनीतिक चाल होती है। हम्म। और कि हम बोले अभी किस मुद्दे को लेकर बोले, क्यों किसी के दुश्मन बने, क्यों किसी के सीधे दोस्त दिखाई दे। हम्म। तो इसलिए अभी जब देखिए, जब ज्यादा किसी जगह नुकसान होने लगता है, हम्म। जैसे यूक्रेन में तबाही दिखने लगी तो यूरोपियन कंट्रीज खड़े हो गए, हम्म। रूस के खिलाफ, पुतिन के खिलाफ बयान आने लगे। तो अभी वो नौबत तो कहीं है नहीं है। तो वो पूरी दुनिया में हर आदमी ये देख रहा है कि कौन इसमें बीच पड़ेगा, हम्म। कौन इसमें जो है किसको दबाएगा, कौन इसको ज्यादा करेगा। अभी ये समझाते रहो कि लड़ो ना, बस। तनाव कम करो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।